जाऊंगा खाली हाथ मगर ये दर्द साथ ही जाएगा। जाने किस दिन हिंदुस्तान आजाद वतन कहलाएगा। बिस्मिल कहते हैं हिंदू हूँ, फिर आऊंगा फिर आके भारत माँ तुझको आजाद कराऊंगा। जी करता है मैं भी कह दूं, पर मजहब से बंध जाता हूँ। मुसलमान हूँ, पुनर्जन्म की बात नहीं कर पाता हूँ। खुदा अगर मिल गया कहीं अपनी झोली फैला दूंगा। जन्नत के बदले उससे मैं पुनर्जन्म ही मांगूंगा। किसे घर लेकर आए थे? अब मेरा दोस्त, हम जमात हम वतन, मुझे दफ्तर के बाहर मिल गया सुबह। लेकिन जो उसने कांड किया है उसके बारे में इल्म है? क्या किया है उसने? सरकारी खजाने पर डाका डाला है उसने। अगर तुम अपनी नौकरी बहाल करना चाहते हो तो जैसा मैं कह रहा हूं उस पर अमल करो। जी। अशफाक पर इल्जाम लगा है ना, जुर्म तो साबित नहीं हुआ है, आप फिक्र न कीजिए। अशफाक, बैरिस्टर साहब तुम्हारा केस लड़ने के लिए राजी हो गए हैं। वो मेरा मुकदमा कैसे लड़ सकते हैं? मैं तो पुलिस के रिमांड में हूँ। आजकल मैं मजिस्ट्रेट के सामने पेशी होने के बाद मुझे लखनऊ भेज दिया जाएगा। आपका हुक्म मिला और मैं उल्टे पांव दौड़ा चला आया। चूंकि आपसे हमारे पुराने मरासिम हैं, हाँ। लिहाजा ऐनुद्दीन साहब चाहते हैं कि अशफाकुल्लाह का मामला तूल पकड़ने से पहले कमजोर हो जाए। आप दिल्ली गए थे, अशफाकुल्लाह से मुलाकात हुई? जी हाँ, जैसे ही उनकी गिरफ्तारी की खबर मिली हम दिल्ली गए और उनसे मुलाकात की। अशफाकुल्लाह क्या चाहते हैं? क्या उन्होंने आपसे अपनी मंशा बयान की कि उनके इरादे क्या हैं? जी, आप तो जानते ही हैं कि जेल में मुलाकात कितनी मुख्तसर होती है और फिर वहाँ बातचीत पर भी पाबंदियाँ होती हैं। रियासतुल्लाह खां साहब, अशफाकुल्लाह खां का केस वाकई में बहुत खतरनाक है। उन्होंने जो भी किया है, ऐसे में उन्हें फांसी की सजा तक हो सकती है। चूंकि आपके बहनोई जनाब कादिर खां डिप्टी कलेक्टर साहब से हमारे एक जमाने से खानदानी ताल्लुकात रहे हैं, तो हम ये चाहते हैं कि सांप भी मर जाए और लाठी भी सलामत रहे। हम लोग अभी सीआईडी सुपरिटेंडेंट मिस्टर हाल्टन से मिलने उनके बंगले पर जा रहे हैं। आप चाहे तो हमारे हमरा चले। आप सीधे घर से चले आ रहे हैं, आप नाश्ता कीजिए। जी नहीं शुक्रिया, नाश्ता तो हम करके आए हैं। तो ये शरबत लीजिए। जी। इन्हें भी दीजिए। ऐसा करते हैं, मिस्टर हार्टन से मिलते हैं। और हाँ, ये भी सोच लीजिए कि मिस्टर हार्टन साहब से क्या कहना है। वो बहुत बड़े अफसर हैं, आप जो कहें सोच समझ कर कहिएगा। मेरी तो समझ में ये नहीं आ रहा कि मैं उनसे क्या बात करूंगा। आप उनसे सीधे सीधे कहिएगा कि आप अपनी जानिब से अशफाकुल्लाह खां पर पूरा जोर डालेंगे। ऐनुद्दीन साहब, आप हम लोगों से बखूबी वाकिफ हैं। मेरा मिजाज तो आप जानते ही हैं, और इसके बरक्स अशफाक की दो टूक साफ गोई भी आपसे पोशीदा नहीं है। तो ठीक है, शाम को मिस्टर हार्टन के यहाँ चलते हैं, देखते हैं वो क्या कहते हैं। जी ठीक है। अच्छा चलते हैं। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। फिर क्या हुआ? क्या वो रियासतुल्लाह खां को अपने साथ लेकर सीआईडी सुपरिटेंडेंट मिस्टर हार्टन के बंगले पर पहुंचे?
ये रियासतुल्लाह को बाहर बैठाकर खुद अंदर चले गए। हाँ, वो यही तो चाहते थे। वो दोनों तरफ से अच्छा बनना चाहते थे। तीनों लोग जब हार्टन के बंगले पर पहुंचे तो रियासतुल्लाह को बाहर बैठाकर खुद अंदर चले गए। अंदर उन लोगों की क्या बात हुई? ये तो राज ही है। लेकिन कुछ देर बाद वो बाहर आए और रियासतुल्लाह खां को अंदर ले गए। यानी पहले उन लोगों ने मिलकर खिचड़ी पकाई, फिर उन्हें अंदर लेकर गए। वो रियासतुल्लाह को अंदर ले गए। उन्होंने अंग्रेज बहादुर को झुककर सलाम किया। हार्टन ने अपने चेहरे पर कोई तासुर लाए बगैर कहा, अगर आप लोगों का रवैया ऐसा रहेगा तो हम आप पर मुकदमा चलाएगा। इसके जवाब में रियासतुल्लाह खान ने कहा, तो हमारा रवैया कैसा रहे? क्या अशफाक उल्लाह खान की पैरवी ना की जाए? मैं आपकी बात समझ नहीं पाया। इस पर हार्टन ने कहा कि जायज पैरवी की जाए, नाजायज नहीं। अगर अशफाक उल्लाह इकबाल जुर्म कबूल कर ले तो उसको फायदा हो सकता है। वो सरकारी गवाह नहीं बन सकता क्योंकि सरकारी गवाह बनारसी लाल हैं। तो हार्टन बोले कि हम अदालत से सिफारिश करेगा और सजा में कमी भी करेगा। क्या समझे? इसका मतलब मिस्टर हार्टन ने कोई बात नहीं की और अपना फरमान सुना दिया? जी, रियासतुल्लाह खां सीधे साधे आदमी जो पहले से बहुत परेशान थे और परेशान हो गए। वहां से बाहर निकलकर रुखसत होते वक्त एनाउद्दीन ने उन्हें कोठी पर आने का न्योता दिया और वहां से रवाना हो गए। एनाउद्दीन की बातों से रियासतुल्लाह को कुछ खास होता नजर नहीं आ रहा था, पर मरता क्या नहीं करता। मजबूरी में रात को जा पहुंचे उनके घर। साहब घर पर हैं? जी, आप ही का इंतजार कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम ऐनुद्दीन साहब। वालेकुम अस्सलाम। तशरीफ रखिए खान साहब। जी। अब बैठिए। सुबह कुछ ऐसी उजलत रही कि हम आपसे ठीक तरीके से बात भी नहीं कर पाए। लिहाजा हमने आपसे कहा था कि मिस्टर हार्टन के घर से लौटते वक्त शाम ढले आप तशरीफ लाइएगा। आपने अच्छा किया जो यहाँ आने की जहमत फरमाई। इसमें जहमत कैसी ऐनुद्दीन साहब? हमारा पूरा खानदान इस वक्त एक मुश्किल दौर से गुजर रहा है और आप स्पेशल मजिस्ट्रेट के आला ओहदे पर फायज हैं। आपकी कोशिशों से हमें और अहले खानदान को राहत मिलेगी, ऐसी मुझे उम्मीद है। भाई आराम से बैठिए, इसे अपना ही घर समझिए। आप तो जानते हैं कि आपके बहनोई अब्दुल कादिर खान साहब हमारे अजीज दोस्तों में से हैं और उनकी वजह से हमने कई बार आपके घर पे खाना खाया है। आपके यहाँ की हर शय शानदार होती है, उसका जायका हमें आज भी याद है। जी बजा फरमाया आपने, लेकिन फिलहाल तो हमारा जायका बिगड़ा हुआ है। आप हमारे दर्द को महसूस कर सकते हैं। लालू खान, आपको अपना दिल मजबूत करना होगा, हौसला बनाकर रखना होगा, वरना ये हौसला ही तो है जो मुसलसल घोड़े की तरह मुझे दौड़ा रहा है। ऐनुद्दीन साहब, अशफाक के केस में हर सतह पर आपको मेरी मदद करनी होगी। आप खाना खाना चाहेंगे? जी नहीं शुक्रिया, आप खाना नोश फरमाइए। मैं कल सुबह हाजिर हो जाऊंगा। कैसी बात करते हैं आप? न जाने कितनी बार हमने आपका नमक खाया है। भाई बात खाने की नहीं है, मैं तो सिर्फ ये सोच रहा था कि आपसे बात करने का कोई मुनासिब मौका हाथ लगे तो। इसके लिए मौके की क्या बात है? आप जब कहते मैं तब हाजिर हो जाता। मेरी कैफियत तो आप समझ ही रहे हैं। कुछ ऐसी बातें होती हैं जो सबके सामने नहीं की जाती, और फिर आपसे तो हमारा अपनायत का रिश्ता है। भाई अशफाक जेल में है, ये आपके लिए तकलीफ दे है तो हमारे लिए भी। आपका ताल्लुक ऐवान इख्तिदार से है, आप हुकूमत के आला ओहदे पर फायज हैं, आपके कलम में ताकत है और मैं मुश्किल में मुब्तला हूँ। आपको इस बात का इल्म है कि काकोरी रेल डकैती कांड में कैसे कैसे शातिर जराइम पेशा अफराद मुलविस हैं, और फिर ऐसे चोर डकायत जराइम पेशा फसादियों से अशफाक का क्या ताल्लुक? अशफाक एक खानदानी बच्चा है, फिर उनका इन लोगों से क्या मतलब? वो इन लोगों की सोबत में पड़ा ही कैसे? भाई ये बताइए कि उसका मेलजोल ऐसे वाहियात लोगों से कैसे हुआ? भाई मेरी अकल तो बाखुदा हैरान है। ऐनुद्दीन साहब, जो हुआ सो हुआ, उस पर अब मातम या तनकीद करने से कुछ हासिल ना हो सकेगा। आप तो हमारी मुश्किल आसान हो इसकी कोई सबील बताइए, क्योंकि कमान से निकला हुआ तीर तो वापस आने से रहा। मैं आपको एक नेक मशवरा दूं? जी। अगर ये मुमकिन हो तो सबील बन सकती है। अशफाक उल्लाह से क्या कहना है मुझे ये बताइए। आप अशफाक से कहिएगा कि अपना इकबाल जुल्म कर ले। उसके बाद मेरी पूरी कोशिश ये रहेगी उसकी सजा में ज्यादा से ज्यादा कमी करा पाऊं। बस अब एक यही रास्ता बचा है।
कल मैं और खान बहादुर तजद्दुक हुसैन दिल्ली जा रहे हैं। भाई आप भी हमारे साथ चलिए। कुछ हम उन्हें समझाएंगे, कुछ आप कोशिश कीजिए, बाकी अल्लाह की मर्जी। अच्छा, अब मैं इजाजत चाहूंगा। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। भाईजान बिला वजह दौड़ भाग कर रहे हैं। ये जान लीजिए कि आपके बार बार दिल्ली आने जाने से आपको कुछ हासिल नहीं होगा। मेरा मामला लखनऊ में है, जो कुछ होगा वहीं होगा। मैं यहाँ आराम से सरकारी रोटियां तोड़ रहा हूँ। आप खामखा अपने आप को हल्का क्यों कर रहे हैं? अशफाक, मुझसे स्पेशल मजिस्ट्रेट जनाब ऐनुद्दीन साहब ने कहा है कि मैं तुमसे कहूँ कि तुम इकबाल जुर्म कर लो। क्या? हाँ, ये तुम्हारे हक में बेहतर होगा। इकबाल जुर्म कर लो? अरे जिस जुर्म से मैं वाकिफ ही नहीं हूँ उसका इकबाल क्या हक करूँ? भाईजान, ये मुझसे नहीं हो सकता कि मैं पुलिस या अफसरान के दबाव में आकर किसी नाकर्दा गुनाह को कबूल कर लूँ। जिस गुनाह का मैं नाम तक नहीं जानता उसको मैं बयां कैसे करूँ? हाँ, मैं जानता हूँ कि मुझे फांसी देने की तजवीज़ है, और अगर हुक्म खुदा यही है तो यही सही। मैं इसके लिए तैयार हूँ। सरे तस्लीम खम है जो मिजाज यार में आए। अगर मुझे फांसी देने से सीआईडी को खुशी मिलती है तो अच्छा है, क्योंकि मैंने तो सिर्फ आज़ादी हिंद का बीड़ा उठाया था जो शायद अभी खुदा को मंजूर नहीं है। मेरे दिल और दिमाग में मुल्क को फ़ायदा पहुंचाने के अलावा दूसरा कोई ख्याल ना था। ये सीआईडी, ये पुलिस सब पब्लिक है। हाँ, मेरी मौत से इन सबको फ़ायदा ज़रूर होगा। इन सबको तरक्की मिल जाएगी। इतनी भयानक बातें इतने सुकून के साथ कैसे कर लेते हो? और वो भी मुस्कुराते हुए। भाईजान, आप घर जाइए और वालिदा साहिबा से मेरा सलाम अर्ज कीजिएगा और उनसे कहिएगा कि सब्र रखें और सब्र को किसी भी कीमत पर अपने हाथ से जाने न दें। अच्छू मियाँ, हम मुकदमा लड़ेंगे। लड़िए, बेशक लड़िए, लेकिन इतना जान लीजिए कि मेरा मुकदमा शुरू होने से पहले ही मेरा फैसला लिखा जा चुका है। मुलाकात का वक्त खत्म। अब तुम जा सकते हो। अच्छू मियाँ। सुना नहीं तुमने? मुलाकात का वक्त खत्म। अच्छा अच्छू मियाँ, चलता हूँ। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। जरा सा झूम लूं मैं, अरे नारे नारे ना। जरा सा झूम लूं मैं, अरे नारे नारे ना, अरे नारे। अरे यार, या तो चाय बना ले या फिर गाना गा ले, दोनों में से एक काम कर ले। इतना बेसुरा गाएगी तो चाय भी बदमजा हो जाएगी। चुपचाप शराफत से बैठे रहो। एक तो चाय बना रही हूँ, ऊपर से इल्जाम भी लगा रहे हो। क्यों पंगे ले रहा है? एक तो बेचारी चाय बना रही है और ऊपर से तो उसे चिढ़ा रहा है। यार, तुम मर्दों को शर्म नहीं आती ना? औरतों को बेचारी कहे बगैर तुम्हारा पेट ही नहीं भरता। नाउ द सिचुएशन इज वेरी सीरियस। ये वुमेन सेल का केस बनने जा रहा है। तुम भी चुप रहो। सिर्फ विमेन सेल से डरते हो तुम लोग। स्वाति, यार आज चाय मिलेगी या अंग्रेज हुक्मरानों की तरह ऐसी नोकझोंक चलती रहेगी? तुम मर्दों को जब तक धमकाया न जाए तुम रास्ते पर ही नहीं आते। अशरफ, टेबल तो तुम रखते ही नहीं हो, चेयर तो खिसका दो। ये लो। अच्छा अशरफ, ये बताओ कि काकोरी रेल डकैती में जो गिरफ्तारियां हुई थीं, उन पर मुकदमा शुरू हुआ या सिर्फ अशफाक का इंतजार ही होता रहा? मुकदमा तो शुरू हो चुका था। इसके स्पेशल मजिस्ट्रेट थे मिस्टर अनाउद्दीन।
अच्छा, वही अनाउद्दीन जो अशफाक पर दबाव डालकर कह रहे थे कि तुम इकबाल जुर्म कर लो। हाँ हाँ, वही अनाउद्दीन। अशफाक, हमें एहसास है कि तुम परेशान हो। मैंने कब कहा कि मैं परेशान हूँ? लल्लू मियाँ के चेहरे ने सब बयान कर दिया। वो बहुत मासूम और फरिश्ता सिफत इंसान है। हमारे बड़े भाई अभी तुमसे कुछ कह के गए होंगे। वो जो कुछ मुझे कह रहे थे वो उसे खुद भी समझ नहीं पा रहे थे। तो तुम समझा दो। तुम उनकी बात कहाँ तक समझे? अरे समझाने तो आप आए हैं, फिर बिला वजह मुझे तकलीफ क्यों दे रहे हैं? फरमाइए, आपको क्या फरमाना है? हम तुम्हारे घर खानदान को जानते हैं। तुम एक बेकार खानदानी नौजवान हो। तुम्हें इस बात का एहसास नहीं है कि तुम किन फसादी लोगों के जाल में फंसे हुए हो। तुम्हें उनकी मंशा का मालूम चलेगा तो जिंदगी भर अपने आप को कोसते रहोगे और खुद को कभी माफ नहीं कर पाओगे। अच्छा, मंशा, जरा मुझे भी तो पता चले आपका इशारा किसकी तरफ है। अशफाक, तुम्हारी ये चंडाल चौकड़ी यानी कि चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, मनमथ नाथ और राजेंद्र नाथ लाड़ी, इनका असल मंसूबा तुम्हें मालूम है क्या है? मुझे शायद से पता नहीं है, आप बता दीजिए। अरे मियाँ, ये सब हिंदू हैं। ये सारा मामला इन हिंदुओं की चाल है। ये सब मुल्क को किसी भी तरह हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं और तुम जज्बात में बहकर मुसलमान होते हुए भी काफिरों के झांसे में आ गए। ये सरासर झूठ है कि राम प्रसाद और आजाद हिंदू राष्ट्र के लिए लड़ रहे हैं, और अगर ये सच भी होता तो मेरा मानना है कि वो हिंदू राष्ट्र आपके इस ब्रिटिश राज से कई गुना बेहतर होता। अशफाक, तुम जज्बाती हो रहे हो। कल सच सामने आने पर तुम्हें पता चलेगा। कल बहुत देर हो चुकी होगी जब तुम्हें मालूम चलेगा कि तुम मुसलमान होकर भी। हजूरे वाला, मैं अपने साथियों में अकेला मुसलमान हूँ, इसलिए मेरी जिम्मेदारी और भी ज्यादा है। अगर इस वक्त मेरे कदम डगमगाए या मुझसे कुछ भी गड़बड़ हुई तो ना सिर्फ पठान कौम बल्कि पूरी मुसलमान कौम पर काला धब्बा लग जाएगा। खुदा के वास्ते मुझे इज्जत से मरने दीजिए। मुलाकात का वक्त खत्म हुआ। मुलाकाती, तुम जा सकते हो। उन्होंने मुकदमे के शुरू में हर तरह की मनमानी की, यानी मुल्जिमों की शनाख्त में खुली धांधली की। उन्हें इस तरह से पेश किया ताकि उनकी शनाख्त आसानी से की जा सके। मुजरिमों की तस्वीरें पहले ही गवाहों को दिखा दी गईं। ये मुकदमा किस अदालत में चल रहा था? मतलब वो लखनऊ के किस जगह पर, किस इलाके में थी? इनका मुकदमा सेशन कोर्ट में चल रहा था और चूंकि मुल्जिमों की तादाद 21 थी, इसलिए इस मुकदमे के लिए एक बड़ी जगह की तलाश थी। इस काम के लिए लखनऊ के एक थिएटर, जिसे उस जमाने में रिंग थिएटर कहा जाता था और जहां अब एक जीपीओ है, उसे इस मुकदमे के लिए किराए पे लिया गया और अंग्रेज मालिक से अच्छी खासी मोटी रकम पर लिया गया। एक एक मुल्जिम पर कई कई तरह के इल्ज़ाम थोपे गए। इनकलाबियों को जेल में सहूलतें ना के बराबर दी गईं। शुरू में उन्हें यह भी नहीं बताया गया कि उन पर क्या क्या इल्ज़ाम लगाए गए हैं। लेकिन वो अपने लिए अपनी मर्जी का वकील तो कर सकते थे। हाँ, वो मामला भी एक मजाक था। शुरू में हथकड़ियाँ पहनाकर अदालत लाया जाता। कुछ दिनों बाद बेड़ियाँ पहनाने की तैयारी शुरू हो गई, जिस पर पूरे मुल्क में ज़बरदस्त एहतजाज हुआ, जेल के अंदर भी और जेल के बाहर भी। इन कैदियों की सेहत का भी ख्याल रखा जाता था यानी? कुछ ना पूछो, दामोदर स्वरूप सेठ की सेहत जेल में इतनी ज़्यादा खराब हो गई थी कि उन्हें स्ट्रेचर पर अदालत लाया गया। उनकी इस खराब हालत को देखकर इनकलाबियों ने अदालत में खूब हंगामा किया। राम प्रसाद बिस्मिल हिंदी में और राजेंद्र नाथ लाड़ी अंग्रेजी में मजिस्ट्रेट पे गरजते बरसते रहे।
सारे इनकलाबियों ने इस बात पर जबरदस्त एहतजाज किया। तब जाकर यह मसला रुका। क्या दामोदर सेठ इतने बीमार थे? एक दिन तो वो कमजोरी की वजह से अदालत में बेहोश हो गए। इस पर इनकलाबियों ने अनशन शुरू कर दिया। इसके बाद उन्हें मेरठ और बरेली जेल, फिर बाद में देहरादून जेल भेजा गया था। इसका मतलब क्रांतिकारी भी दबने वाले नहीं थे, वो भी हर गलत बात पर प्रोटेस्ट करते रहे। एक बार तो ये प्रोटेस्ट 20 दिन तक चलता रहा। आखिर अंग्रेज सरकार को झुकना ही पड़ा, क्योंकि उन्होंने 20 दिन तक अदालत की कार्रवाई ठप कर दी थी। इन क्रांतियों की बात सुनने के बाद तो अंग्रेजों को जी भरकर कोसने का मन करता है। भाईजान, जब तक ये अंग्रेजी हुकूमत रहेगी तब तक ऐसे चलता ही रहेगा। अच्छू मियाँ को सुना है कि दिल्ली की जेल में रखा है। हाँ, लेकिन 2-1 रोज में उन्हें लखनऊ भेज दिया जाएगा। लखनऊ में तो सुना है कि मुकदमा शुरू हो चुका है। तुम वहां गए थे, मुकदमे की कोई खबर तुम्हें मिली? पहले तो ये सुनने में आया था कि मोतीलाल नेहरू के कहने पर जगत नारायण मुल्ला इनकलाबियों की तरफ से वकील रहेंगे। लेकिन बाद में पता चला कि वो तो सरकारी वकील होंगे, और मुल्ला का ये कहना है कि सरकारी वकील के तौर पर वो इनकलाबियों की ज्यादा मदद कर पाएंगे। वाह, सुभान अल्लाह, क्या दलील पेश की है। भाई ये क्यों नहीं कहते कि सरकार की तरफ से उन्हें मोटी रकम और ज्यादा मलाई मिलेगी। भाई मैनपुरी ट्रांसपेरेंसी केस में भी तो वो सरकारी वकील थे। तुमने देखा कि मुलाजिमीन ने उनको कैसे घेरा था। भाईजान, एक अच्छी खबर ये भी है कि गणेश शंकर विद्यार्थी और उनका अखबार प्रताप इनकलाबियों की मदद के लिए खुलकर सामने आ रहे हैं। उन लोगों ने इनकलाबियों को इंसाफ दिलाने के लिए एक डिफेंस फंड कायम किया है, ताकि लोगों से ज्यादा पैसा जमा करके अच्छे से अच्छे वकील और बैरिस्टर किए जा सके। अल्लाह भला करे इन खुदा तरस लोगों का। अगर ये फरिश्ता सिरत लोग ना होंगे तो ये दुनिया कैसे चलेगी। अरे तुम दोनों खामोशी से ये क्या राजदाराना बातें करते रहते हो? कुछ मुझे भी बता दिया करो। अच्छू मियाँ खैरो आफियत से तो है ना? अम्मा आप फिक्र न करें, सब खैरो आफियत है, परेशानी की कोई बात नहीं है। लो भाई, लल्लू खां की निराली बातें सुनो। हमारा मासूम बच्चा सलाखों के पीछे कैदो बंद है, और ये कह रहे हैं कि परेशानी की कोई बात नहीं है। अम्मा, अच्छू मियाँ ने यह कहलवा भेजा है कि आप सब्र से काम लें, साबिर बने। अम्मा, अल्लाह ने चाहा तो ये मुसीबत और परेशानियों के दिन जल्द खत्म हो जाएंगे, और अच्छू मियाँ इंशाअल्लाह साथ खैरियत के घर वापस आ जाएंगे। आमीन सुम्मा आमीन।